मेरा नाम रजत है और मेरा दबंग दलित प्रोफेसर से सवाल है कि दलितों का नेता कौन है वो, मायावती या राहुल गांधी? बड़ा टेढ़ा सवाल पूछे। सीधा है सर, सबसे छोटा सवाल। और दबंग बोलने से खराब लगा था क्या? नहीं नहीं। सबसे बड़ी बात, इसका सीधा सवाल, जो दलित एजेंडा पे स्पष्ट मुखर मैनिफेस्टो के साथ रहेगा वही दलितों का नेता होगा, सीधा। अब उधर बिहार में तो मांझी जी भी तो हैं, चिराग पासवान तो एक हनुमान बने हुए, पता नहीं सुग्रीव बने हुए हैं। पालकी किसका ढो रहे हैं वो? आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो ये सवाल थोड़ा इतिहास में जाइए। लोग कहते थे इंदिरा जी को कि सरकारी दामाद बना दिया है दलितों को, इंदिरा दलितों की अम्मा बन गई है, इसकी बेटी होती तो दलित से ब्याह कर देती, ऐसा ऐसा लोग कहते थे इंदिरा जी को। तो क्या इंदिरा गांधी दलितों के लीडर नहीं थी? बाबू जगजीवन राम उनके कैबिनेट में नहीं थे? बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर इंदिरा जी ने दी थी। आरएसएस से ये जो लोग कहते हैं ना कि बाबूजी को नहीं प्रधानमंत्री बनने दिया, वो जाके जयप्रकाश नारायण जी से और आरएसएस से सवाल पूछना चाहिए कि जब 77 का चुनाव आप बाबू जगजीवन राम के चेहरे पे लड़े तो प्रधानमंत्री फिर मोरारजी देसाई कैसे बन गए? और जब वो रिजाइन किए, दोबारा जब बनने की बारी आई, तब भी जयप्रकाश नारायण चुप क्यों रह गए? तो क्या हम नहीं कह सकते कि खाली जिस जाति में पैदा हो वही उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या? यही नहीं लगता कि आप कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं? आप ये कहते हैं कि अब सिंबोलिज्म नहीं चाहिए, अब असली हक चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए। और जब प्रतिनिधित्व की बात कहाँ से आएगी? जब आप अपने ही समाज से नेता नहीं आएगा तो कौन प्रतिनिधित्व करेगा उसका? अच्छा एक बात बताइए, बाबा साहब बोले थे कि 10 साल में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल। वो 10 साल का ही एग्रीमेंट था पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, खत्म तो नहीं हुआ। हाँ, जो असली रिजर्वेशन था वो खत्म हो रहा है नौकरी पढ़ाई वढ़ाई में। तो 100 मान लीजिए 100 सांसद रिजर्व्ड है तो 100 तो रहेगा ही ना रहेगा। आप दलित हैं और आप हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे लिए दलित हैं क्या है? अगर सपोज एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण जब कांग्रेस के जमाने में ज्यादा ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री था, लेकिन दलितों को सबसे ज्यादा राइट्स उसी पीरियड में मिले। अब तो मैं कई बार मैं आजकल जो है ना कई सभाओं में जाता हूं जो सवर्णों की सभा होती है, मैंने कहा छोड़ दीजिए दलित को, बैकवर्ड को, पहले अपना हालचाल पूछ लीजिए। सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और इधर आ जाइए कॉमनल राइट विंगर राइटिस्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। हिंदू राष्ट्र बनाने का चस्का लगा था ना, तो सरकारी नौकरी या पेंशन खत्म हुआ था, खाली दलित का खत्म हुआ कि आपका खत्म हुआ? फ्री का पढ़ाई तो आईआईटी में आप भी पढ़ रहे थे ना, मेडिकल कॉलेज में आप भी पढ़ रहे थे। वो महंगा हुआ तो एक के लिए महंगा हुआ, सबके लिए हुआ ना। गरीब का बच्चा भी आईएएस बन सकता था, पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बना है, मैंने जानता हूं। क्या जो आईआईटी मेडिकल कॉलेज के पढ़ाई जो अभी जितना फीस है एक आम फैमिली दे सकता है? छोड़ दीजिए दलित को, ब्राह्मण दे सकता है, ठाकुर दे सकता है। तो ये जो कल्पना थी हिंदू राष्ट्र की, उसमें आप भी खुश थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हम लोग एकदम खटिया पे बैठेंगे, बाकी नीचे बैठेगा। ये क्या पता था कि इसमें कॉर्पोरेट राज आएगा, इस अडानी जी के दरबार में सबको हाजिरी लगाना पड़ेगा, सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना पड़ेगा, टिक टिक रिक्शा भी चलाना पड़ेगा। मैं बार बार जो फोकस कर रहा हूं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट बचेंगे तो सब बचेगा। अगर ओएनजीसी बिक गया मान लीजिए, तो सिर्फ दलित के लिए नहीं बिकेगा, उसमें काम करने वाले जो डीजीएम होंगे ब्राह्मण, उनके लिए भी बिकेगा। और प्राइवेट सेक्टर में एक को मिलेगा 10 लाख, अब बाकी को 35,000। ले लीजिए मजा। अच्छा, आपने मजे की बात की। एक हल्का सवाल तो है। इसलिए एजेंडा इंपॉर्टेंट है। अगर जो दलित मेरा भाई भी क्यों ना हो, जी,
अगर वो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने जाएगा, बीजेपी आरएसएस में जाएगा, तो अगर चुनाव लड़ेगा तो हराने मैं जाऊंगा, पैसा खर्चा करके अपना। आप दलित नहीं है, लेकिन दलित एजेंडा को पुश कर। अर्जुन सिंह तो बैकवर्ड नहीं थे, वीपी सिंह भी नहीं। वीपी सिंह भी नहीं थे बैकवर्ड। तो जातीय अस्मिता का फिर एक लिमिटेड रोल होता है। भाई दिग्विजय जी 2002 में एक झटके में 30% रिजर्वेशन सरकारी खरीदारी में लगा दिए। वो भी दलित नहीं थे। तो एक आइडेंटिटी का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, आइडियोलॉजी और एजेंडा मोर इम्पोर्टेंट। एक सवाल है, अब आप इसका जवाब कैसे देंगे? मैं मतलब सीधा सवाल ये है कि जब हमने आपसे इससे पहले बात की थी इसी मंच पे, तब आप सिर्फ प्रोफेसर थे, अब आप प्रवक्ता और प्रोफेसर हैं। ऐसा नहीं लगता कि पार्टी को डिफेंड करना मुश्किल काम है, प्रोफेसर रहना ज़्यादा? तब आदमी जब एक्टिविस्ट होता ज़्यादा। इसका जवाब हम पहले आपके आने से पहले दे दिए थे। और मुझे ये फ्रीडम, मतलब अब तक तो फ्रीडम है कि मैं, देखिए हमारे प्रोफेशन में, एकेडमिक्स में और पॉलिटिक्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इट इज जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्क विच आई एम ऑलरेडी डूइंग। वो कंटिन्यूएशन है ना, यहाँ भी पढ़ाना, आइडियोलॉजिकल डिबेट्स में जाने हैं और वहाँ भी वही करना है। तो ये एक तरफ मनुस्मृति या हिंदू राष्ट्र जब संघिक खतरा हो पूरे देश पर, भारतीय गणराज्य पर और संविधान पर, तो उसको डिफेंड करना तो हर डेमोक्रेटिक सिटीजन की जिम्मेदारी है। चुनाव भी लड़ना। देखिए ऐसा है, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ, अब एक पार्टी में हूँ। मेरी कौन सी भूमिका बेहतर क्या हो सकती है पॉलिटिकली? एकेडमिक फ्रीडम मेरा है, मैं कौन सी किताब लिखूंगा वो मेरा काम है ना। लेकिन इस पार्टी के प्रोडक्ट मेरी क्या बेहतर भूमिका हो सकती है, ये तो लीडरशिप तय करेगा, मैं तय नहीं कर सकता। हाँ ये बात है कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, रिलैक्स, अपना काम चल रहा है ना, हड़बड़ी नहीं है। अरे पॉलिटिक्स में तो चुनाव भी लड़ना है, काम है, इंपॉर्टेंट काम है। अच्छे लोगों को तो मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, ये आइडियोलॉजिकल लोगों को तो इलेक्शन में होना चाहिए। आप जिस बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, आप जाके पहला विधानसभा का कम से कम आप देखिए, कॉम्पोजिशन, प्रोसीडिंग्स देखिए। बड़े लोग थे, बड़े डिबेट्स होते थे, श्री बाबू थे, अनुग्रह बाबू थे, तो रामदयाल, तमाम बड़े पढ़े लिखे लोग थे, डिबेट्स होता था। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छे लोगों को, और अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स का फेस चेंज होता है ना, बीच में बाहुबली आया, फिर माफिया आया, फिर पैसा आया, सब कुछ आया, और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, ऑनेस्ट, आइडियोलॉजिकल लोगों ने छोड़ दी थी फील्ड। ये छोड़ना नहीं है, उसे धावा बोलना है। अच्छे लोग रहेंगे तो पॉलिसी भी बनेगा उसी तरह का, तो जाना चाहिए। लेकिन मेरी भूमिका क्या होगी, मैं अपने बारे में नहीं कह सकता।